नमस्कार दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में एनपीसीआई जो है वो काफी ज्यादा बदलाव किया, जिससे कि एपीएस रिटेलर काफी ज्यादा परेशान हुए। अभी भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रिटेलरों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं पे देखा जाए तो आरबीआई आप लोगों के लिए यहाँ पे 6 नए नियम बना चुकी है, जो कि 2024 में अप्रैल से ये आपका लागू होने वाला है। ये आपके नियम दोस्तों काफी ठीक हैं। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन कुछ नियम यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी हैं जो कि नुकसान देने वाले हैं। ज्यादातर नुकसान यहाँ पे किसका होने वाला है? अगर आप एक एपीएस बैंकिंग का काम करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों के लिए यहाँ पे जो एक नियम है वह खतरा साबित हो सकता है। अगर आप लोगों ने इस जानकारी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया तो दिक्कत आपको तो निश्चित ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है बैंकिंग का। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बदलाव करना होता है आरबीआई, वह दोस्तों संभवतः 1 अप्रैल से ही ये बदलाव करती है। तो यहाँ पे 6 नए बदलाव किए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सभी चेंजिंग के विषय में बताता हूँ। बहुत ही काम के लिए आपके ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में काम करें वो भी सही तरीके से, कहीं कोई आपको दिक्कत ना आए, तब दोस्तों ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे आने वाली समस्त वीडियो की इंफॉर्मेशन को लेते रहिए। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे पहला जो नियम यहाँ पे आरबीआई ने दिया हुआ है। दोस्तों जो पहला नियम है वह अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर के है। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा है आरबीआई ने कि अगर आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब अकाउंट क्लोज हो जाता है या हम अपने बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, तब भी हमको यहाँ पे दिक्कत होती है। साथ ही साथ जब हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो बैलेंस जो आपका अकाउंट होता है, जो आपका बैंक होता है, वो दोस्तों आपका पैसा काट के आपका जो अकाउंट है माइनस में कर देता है। तो अब यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन आ गई है, आपका बैलेंस दोस्तों माइनस में नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए जो दूसरा वाला नियम है दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि बैंक जो है वह स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, काफी ज्यादा आपको इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे बताया जाता है भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक ना किया गया हो। ठीक है, आरबीआई का कहना यह है कि जिस भी अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है या डीबीटी से किसी स्कीम का पैसा आता है, भले भी वो खाते निष्क्रिय हैं, 2 साल से पहले से नहीं, मतलब कि ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं, फिर भी उन खातों में स्कॉलरशिप का पैसा हो या डीबीटी का पैसा हो वो आएगा। ठीक है, बैंक इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकती हैं। तो ये आरबीआई का जो नियम है दूसरा वाला, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, भले भी आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है, किसी वजह से आप 2 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा, आपके पास डीबीटी मोड से या स्कॉलरशिप का पैसा तो आ सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, तीसरा नियम जो यहाँ पे आरबीआई ने अपना सर्कुलर जारी किया हुआ है, इसमें तीसरा नियम में निर्देश दिया है किसको? बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, बताया कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना एवं ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पे बात को समझिए, जो तीसरा नियम आपके लिए दिया गया है ये सबसे काम का है। ठीक है, कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उनको ये कम करना चाहती है। ठीक, ये आप लोग अच्छी तरह से समझिए, ये मैटर बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए आरबीआई ने कहा है कि बैंक कस्टमर को एसएमएस या लेटर या मेल के माध्यम से उनके खातों को निष्क्रिय होने की जानकारी दे। ठीक है, अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से कांटेक्ट करेगी जो खाता धारक या खाता धारक के नॉमिनी का परिचय दिया हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बात ये है कि काफी ज्यादा ऐसे अकाउंट हैं जो कि 10 साल से ज्यादा ओल्ड हो गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 10 साल से ज्यादा ओल्ड जब अकाउंट हो जाता है तो वहां पे खाता धारक का जो जिम्मेदारी होती है वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाता है। जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके तहत वो सारे पैसे अनक्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई चाहती है कि आपका पैसा अनक्लेम्ड ना हो, इसीलिए वह बैंक को निर्देशित किया
है कि बैंक जब किसी व्यक्ति का खाता बंद हो जाए तो बैंक जो है उस खाते धारक से एसएमएस के माध्यम से, लेटर के माध्यम से या मेल के माध्यम से कांटेक्ट करे। नहीं कांटेक्ट हो पाता है तो जो गारंटर बना हुआ था उस व्यक्ति के खाता खोलने के टाइम उससे कांटेक्ट करे। ठीक है, कांटेक्ट करके उसको यह इंफॉर्मेशन जरूर दे। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। बैंक का भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए वजह कुछ खास है, इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि जो 5वां यहाँ पे नियम दिया है वो बहुत काम का है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो आपका विशेष मुद्दा है। देखिए आरबीआई के नियम के मुताबिक निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए अब कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी को पता है कि जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है, आप अपने बैंक में जाते हैं उसको ओपन करवाने के लिए, तो आपको कोई ना कोई शुल्क पे करना पड़ता है, तब जाके आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो पाता है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का कहना है कि अब आपको कोई सा भी शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आपका अकाउंट जब आप चाहेंगे तब फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए एक बात आप यहां पे समझिए कि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक अनक्लेम्ड हुए पैसे कितने हैं? 42,272 करोड़ रुपए हुए हैं। अनक्लेम्ड है मतलब जो ऐसे खाता है जो कि 10 साल से लगभग बंद हो चुके हैं, 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं गया है, तो जितना पैसा उसमें था दोस्तों वो सभी का सभी किसके पास है? बैंक के पास सेव है। लेकिन आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार वह पैसा बैंक आपको अब पे नहीं कर सकता है, आप चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये चाहता है बैंक कि किसी का पैसा हमारे पास जमा ना होने पाए, जिसका पैसा है उसके दावेदार को कहीं ना कहीं वो मिल जाए, चाहे वो खाता धारक हो चाहे उसका कोई नामिनी हो, उसके तहत वो पैसा उसे पहुंच जाए। तो ये आपका 5वां नियम था जो कि काफी अच्छा नियम है। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे 6ठे नियम के विषय में, जो कि सभी एपीएस संचालकों के लिए थोड़ा से एक टाइप का डिस्टर्बेंस है। अगर आप लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया तो निश्चित ही आप लोगों को यहाँ पे कुछ टैक्स भी चुकाना पड़ जाएगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि वो अपने बैंक से जितना चाहे फ्री में कैश आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों के आईडी में एक लेटर आपको इशू किया जाता है, वहां पे इनकम टैक्स एक्ट 194N आपको बताया जाता है, उससे अवगत किया जाता है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसी एक्ट के अनुसार यहां पे बस समझिए, आपने अगर 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तब आपको केवल 1 साल में 20 लाख से कम बैलेंस ही निकाल सकते हैं अपने बैंक से। ठीक है, अब अगर आप लोग 20 लाख से ज्यादा का विड्रॉ करेंगे तब आपको 2% का यहाँ पे टीडीएस पे करना पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरह से नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ठीक, वहीं अगर आपने दोस्तों 3 साल से लगातार आईटीआर को फाइल किया है तो आपके लिए ये लिमिट बढ़ गई है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 साल में 1 करोड़ तक का आसानी से बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। बट यदि आपने 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ किया तो भी आपको यहाँ पे 2 से 5% तक का टीडीएस पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानकारी को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। ये आरबीआई का पहला मतलब कि एक नया रूल है, नया सर्कुलर है, जो कि दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से अभी अभी लागू होने वाला है। सभी अकाउंट धारियों को इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, तो काफी ज्यादा आपके लिए खुशखबरी भी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए जो लास्ट वाला नियम मैंने बताया ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आई होप कि इस नियम के विषय में आप अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे, आपको शायद कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी।